आज के इस वीडियो में इनफैक्ट आज इस वीडियो से हम एक नए सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। ये जो हमारा अपकमिंग एग्जाम है 31 बिहार जुडिशल सर्विसेज का, उसके पीटी के लिए हम एक क्रैश कोर्स चलाने वाले हैं। और इस पर्टिकुलर सीरीज में मैं सिलेबस का 100% तो नहीं कवर करूंगा, बट इतना सिलेबस कवर करूंगा सो दैट यू विल बी इजीली एबल टू सेल थ्रू दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, देखिए ये कंप्लीट सीरीज होगा। जितने भी हमारे लॉ के सब्जेक्ट्स हैं वो सारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जीएस में भी हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे, जैसे कि साइंस में मेनली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी टू सम एक्सटेंट, नॉट fully. I'll make sure that I cover whole of the syllabus for the law. And today, before starting the today's class, एक चीज आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आना चाहिए कि टू क्लियर अ पीटी एग्जामिनेशन, स्पेशली जब मैंने एनालिसिस किया बिहार जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर को, जब एनालाइज किया मैंने, तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पे इनफैक्ट दिस इज स्टोरी ऑफ ऑल दी स्टेट्स। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल वेरी कर जाता है, बट जहाँ तक बात करें कॉन्सेप्चुअली और फंडामेंटली, अगर हम जहाँ तक बात करें तो दो चीज़ें होती हैं पीटी में। एक तो जो प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल्स और अदर लॉज में, अदर एक्ट्स में सेक्शंस, उसके ऊपर एक कमांड होना चाहिए आपको। ठीक है, इसलिए आपको बार बार सजेस्ट किया जाता है कि आप बार बार बेयर एक्ट को पढ़ें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, लीडिंग केसेस, फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन में लीडिंग केसेस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, राइट। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में तो लीडिंग केसेस ही, जैसे टॉर्ट है वहां पे तो लीडिंग केसेस ही हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल से बहुत ही रेयर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21 की मैं बात करूं, जो कि आज इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं। आर्टिकल 21, अगर मैं इसकी बात करूं तो आर्टिकल 21 जो है वो बहुत ही सिंपल 2 या 3 लाइन में किस तरीके से डिफाइन होता है। यू नो, इट इज प्रोवाइडेड एज कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। बस इतना ही प्रोवाइडेड है। ठीक है, एक तो डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन talks about the right to life and liberty. So answer will be article 21. This is one question that can be asked. Second question is no person. So यहाँ पे person का मतलब क्या हुआ? देखिए fundamental rights जो हैं, chapter 3 of the Indian Constitution talks about fundamental right, which varies from article 12 to article 35, right? So fundamental right is of two kinds. One is applicable to all the persons, ठीक है, be it the citizen of the country, be it the foreigners, alien people। तो उसके लिए ये पर्सन जो टर्म यहाँ पे यूज हुआ है, नो पर्सन shall be deprived of his life and personal liberty। लाइफ, अब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं कि लाइफ किस तरीके से इंटरप्रेट किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ठीक है, तो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो लिबर्टी होता है और एक पर्सनल लिबर्टी होता है। सो पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या होता है? देखिए, दिस पर्टिकुलर प्रोविजन इज आल्सो प्रोवाइडेड इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि पर्सनल लिबर्टी की बात की जाती है, एंड द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि सिर्फ लिबर्टी वर्ड यूज किया गया है। लिबर्टी जो है ना एक वाइडर टर्म हो जाता है, और पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल मतलब एक ह्यूमन बीइंग से अटैच हो जाता है, राइट। और लिबर्टी, अगर सिर्फ लिबर्टी वर्ड किया जाए तो वो एक प्रॉपर्टी से भी अटैच हो सकता है, लिबर्टी ऑफ द प्रॉपर्टी, राइट। सो यहाँ पे हम पर्सनल लिबर्टी को इंटरप्रेट करने वाले हैं, मतलब हम ये समझेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एक जो टर्म है एक्सेप्ट, मतलब द पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड, नॉर्मल कोर्स में वो डिप्राइव नहीं होगा फ्रॉम द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एक्सेप्ट, but at the same time this right is not absolute right, and it is a qualified right, and the state, that is the Union of India, can impose certain restrictions. You know, the person's liberty of life can be deprived
अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब इस टर्म को भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, राइट। तो सबसे पहले हम लाइफ को डिस्कस कर, लाइफ को इंटरप्रेट कर लेते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में डिफरेंट केसेस में ये जो टर्म है लाइफ, इसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया है, राइट। ऑलराइट, तो देखिए पहला एक केस है खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें यह कहा गया है कि द मियर एनिमल एग्जिस्टेंस डज नॉट मीन द लाइफ। लाइफ का मतलब क्या होता है? लाइफ का मतलब होता है कि जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं उनको, उनकी देखभाल होनी चाहिए, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए स्टेट द्वारा, ठीक है ना। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ। तो लाइफ का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ एनिमल एग्जिस्टेंस, मतलब आप जिंदा हैं, हाथ पैर कट गया आपका, कोई बॉदर नहीं कर रहा है, मतलब आपका हाथ पैर कट गया, आपको चोट लग गई है, somebody has caused harm to you, somebody has done offense against you, but when you go to the court and ask the court की लाइफ, यहां पे आर्टिकल 21 का वायलेशन हुआ है, तो आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट से कि लाइफ आप जिंदा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में साफ साफ कह दिया है कि मियर एनिमल एग्जिस्टेंस डज नॉट मीन लाइफ, बट एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द लाइफ ऑर्गन्स इंक्लूड्स द लाइफ, मतलब हेल्दी ऑर्गन्स सो दैट I can enjoy my life. That is how the word life has been interpreted in this particular case. Next case जो कि हमें समझ में आना चाहिए वह है बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हो जाता है। यहां पे क्या है, दिस केस इन्वॉल्व्स द रिहेबिलिटेशन ऑफ द बॉन्डेड लेबर्स देयर चिल्ड्रन, राइट। तो यहां पे रिहेबिलिटेशन एंड फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द बॉन्डेड लेबर्स के बारे में बात की गई है। उनको रिहेबिलेट करना एंड उनका रिहेबिलेशन और वो एक्सप्लॉइटेशन से फ्री हो, दिस कम्स अंडर द परव्यू ऑफ द लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओल्गा टेलिस वर्सेस बीएमसी, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे, इसमें कहा गया था कि राइट टू लाइवलीहुड इज पार्ट ऑफ द आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? अगर आपसे पूछा जाता है कि किस केस में कहा गया कि लाइफ डज नॉट मियरली मीन द एनिमल एग्जिस्टेंस बट एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द लाइफ ऑर्गन्स, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। किस केस में ये कहा गया था कि बॉन्डेड लेबर्स के जो चिल्ड्रन हैं उनका रिहेबिलिटेशन होना चाहिए और they should be free from all the exploitations। तो इसमें दो करेक्ट आंसर विल बी बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो किस केस में कहा गया था कि राइट टू लाइफ इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, तो दैट पर्टिकुलर केस इज ओल्गा टेलिस वर्सेस बीएमसी, राइट। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज द वर्ड पर्सनल लिबर्टी। अगर हम बात करें कि पर्सनल लिबर्टी क्या है, ठीक है, तो पर्सनल लिबर्टी सबसे पहला केस जो इसमें आता है इंपॉर्टेंट लीडिंग केस, वो है ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ठीक है। इसमें कहा गया था, इस पर्टिकुलर केस में कहा गया था कि लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी का मतलब होता है कि इट इज ओनली रिलेटेड टू द पर्सन्स बॉडी। इसको पर्सनल लिबर्टी इस तरीके से इंटरप्रेट किया गया था। नेक्स्ट केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें यह कहा गया था कि स्पीडी ट्रायल और फ्री लीगल एड, ठीक है, इज पार्ट ऑफ द आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रिसाइजली particularly it forms the part of the personal liberty of article 21, right। next case is रुदल साहब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार बार पूछा भी गया है इसको कि अगर इस केस में ये कहा गया कि अगर 21 वायलेट होता है, आपका आर्टिकल 21 अगर वायलेट होता है तो कंपनसेशन मिलना चाहिए आपको। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हेल्प किया, राइट। तो कंपनसेशन की बात आ जाती है जहां पे भी, तो आपको याद होना चाहिए वो कौन सा केस है, रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज, अच्छा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, आरपी लिमिटेड वर्सेस प्रोप्राइटर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, ठीक है। इसमें ये कहा गया था कि
जो डेमोक्रेसी है ना, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हमने क्या क्या देख लिया, हमने पर्सन क्या होता है, ठीक है, ये समझ लिया कि पर्सन यहां पे इट इंक्लूड्स द सिटीजंस एंड नॉन सिटीजंस एज वेल, राइट। उसके बाद हमने लाइफ को किस तरीके से इंटरप्रेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो देख लिया। उसके बाद हमने पर्सनल लिबर्टी को देख लिया किस तरीके से इंटरप्रेट किया गया है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज दैट हैज बीन यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, दैट इज प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का लिटरल मीनिंग क्या होगा कि लॉ ने जिस तरीके से प्रोसीजर को एस्टेब्लिश कर दिया है उसको आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो लॉ जिस तरीके से एस्टेब्लिश्ड है उसको फॉलो करो आप। क्वेश्चन ये है कि क्या अगर एक इनवैलिड लॉ है, क्या एक ऐसा लॉ है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है उसको फॉलो नहीं करता है, तो क्या उसको भी फॉलो करना पड़ेगा? तो देखिए, केस था A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। उसमें कहा गया था कि जिस तरीके से लेजिस्लेचर ने लॉ को फ्रेम कर दिया उसको आपको फॉलो करना है, और इट इज नॉट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ विच हैज बीन प्रोवाइडेड इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं अगर यहाँ पे बहुत ही ब्रीफ तरीके से बता देता हूं कि दो टर्म है, एक प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये दो टर्म है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब ये है कि लॉ ने जिस तरीके से प्रोसीजर को एस्टेब्लिश कर दिया है उसी प्रोसीजर को फॉलो करो। वो लॉ कैसा है, आर्बिट्ररी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो सारी चीजें यहाँ पे चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू चेक इनटू इट। ये ऐसा पहले कहा जाता था कि यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, यू हैव टू कंसीडर दैट लॉ टू बी वैलिड, टू बी इन कंफर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट लेटर ऑन इट वाज इंटरप्रेटेड दैट नो, कैसा भी लॉ बना दो और उसको फॉलो किया जाए, ऐसा नहीं होगा। द लॉ हैज टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल, द लॉ हैज टू बी the law has to be a valid law. Due process of law has been defined in American Constitution, और वहां पे कहा गया है कि जो लॉ होगा ना वो भी ड्यू होना चाहिए, वो एक वैलिड लॉ होना चाहिए। तो ये जो टर्म आया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो इस तरीके से इंटरप्रेट किया गया कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की जगह पे आ गया वैलिड लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय वैलिड लॉ। लॉ कैसा होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। A.K. गोपालन में कहा गया था कि ये ड्यू प्रोसेस नहीं है, और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कैसा भी लॉ हो आपको उसी के अकॉर्डिंग जजमेंट देना है, इंटरप्रिटेशन वही लिटरल मीनिंग होना चाहिए उसका इंटरप्रिटेशन का। लेकिन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया कि नहीं, जो प्रोसीजर होगा ना वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए। प्रोसीजरल लॉ शैल बी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, द प्रोसीजरल लॉ शैल बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। एक आर्बिट्ररी प्रोसीजर आप नहीं बना सकते हैं, जो प्रोसीजर आप फ्रेम करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड प्रोसीजर होना चाहिए। जो नेक्स्ट केस है वो है मिट्टू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें कहा गया कि सिर्फ प्रोसीजरल लॉ नहीं बल्कि सब्सटैंटिव लॉ भी ड्यू प्रोसेस होना चाहिए। आर्टिकल 21 से अगर मेन से क्वेश्चन पूछना होगा तो वो इसी से पूछेगा कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को किस तरीके से इंटरप्रेट किया गया। तो सबसे पहले आपको A.K. गोपालन में कहना होगा कि इट हैज बीन लाइक सेड दैट कि नो, इट इज नॉट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एज प्रोवाइडेड इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। लेटर ऑन मेनका गांधी में ये कहा गया था कि नहीं, ये इट इज अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ओनली फॉर द प्रोसीजरल लॉ। और लेटर ऑन उसके बाद मिट्टू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ये कहा गया था कि नॉट ओनली इन द केस ऑफ प्रोसीजरल लॉ बट ऑल्सो इन द केस ऑफ सब्सटैंटिव लॉ इट शैल बी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट जजमेंट जो रिसेंटली एड ऑन हुआ है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में आर्टिकल 21 में, जस्टिस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा गया कि राइट टू प्राइवेसी इज आल्सो अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो इस तरीके से एक ये ब्रीफ लेक्चर था। लेक्चर मतलब लेक्चर नहीं कहा जा सकता इसको, क्योंकि ये सिर्फ मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स बताए हैं जो कि एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। सो ये तो हो गया आज का लेक्चर। इस वीडियो सीरीज में मैं क्या करने वाला हूं कि मैं जितने भी इंपॉर्टेंट, मतलब आई डू नॉट क्लेम टू कंप्लीट होल ऑफ द सिलेबस,
मैं इतना कवर कर दूंगा सो दैट यू विल बी इजिली एबल टू सेल थ्रू दिस एग्जामिनेशन। पीटी जो है आपका कवर अप हो जाएगा, प्रोवाइडेड यू इक्वली गिव इंपॉर्टेंस टू दी जनरल स्टडीज। मैं कंप्लीट सीरीज लेके आने वाला हूँ पीटी के लिए, और उसके बाद हम मेंस के बारे में भी बात करेंगे। तो पहले हम पीटी के लिए कर लें। अब आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि आप लेक्चर देखिए एंड खुद से भी इस टॉपिक को पढ़िए, एंड आफ्टर दैट यू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। सो उसके लिए आप क्या करिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर खरीद लीजिए। सिंगल के मेरा एक वीडियो है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको कौन कौन सी बुक्स आपके पास होनी चाहिए, क्या रिसोर्सेज आप फॉलो करेंगे, सो दैट यू कैन इजिली क्रैक दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, राइट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड टू द चैनल सो दैट यू गेट ऑल द वीडियोस ऑन टाइम। आई प्रॉमिस हियर दैट मैं इतना कवर कर दूंगा पीटी के लिए सो दैट यू विल बी easily able to crack this examination, right? Thank you so much. Have a nice day.